Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BMS अकाउंट क्लासेस में। आज हम अपने अकाउंट्स के सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर अकाउंटिंग थ्योरी, जो हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में रीड किया। इससे हमें पता चल गया कि अकाउंटिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इसकी नीड्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं। अब हमें अकाउंटिंग के बारे में पता चलने के बाद कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग में जो शब्द यूज होते हैं, आज हम उन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, लेखांकन शब्दावली कहलाती है। जैसा कि हमारी वीडियो वेरी इजी वे टू लर्न अकाउंटिंग, उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। वीडियो को लंबी न बनाते हुए सीधा कम टू द पॉइंट आते हैं। सबसे पहले ये शब्द क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है। जैसे हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए अल्फ़ाबेट ABCD को लर्न करना होता है, उसी प्रकार अकाउंटिंग को सीखने के लिए हमें लेखांकन की जो शब्दावली है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को सीखना जरूरी है। तो इसके सबसे पहले होती है एंटिटी, इकाई, यानी कि ऐसी व्यावसायिक संस्था जो व्यवसाय करती है, वस्तुएं बेचती है, सेवाएं प्रदान करती है, ऐसी संस्था को हम बिजनेस इकाई कहते हैं। यह संस्था क्या करती है, यह संस्था सेवाएं प्रदान करके या वस्तु को बेचकर लाभ प्राप्त करती है, लाभ अर्जित करती है। तो ऐसी बिजनेस एंटिटी को हम व्यापारिक संस्था को एंटिटी कहते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, व्यवसाय में प्रतिदिन के जो लेन देन को, जैसे हमने कोई सेल्स की, कोई हमने परचेज की, किसी की सैलरी हमने दी, किसी से हमने कमीशन प्राप्त किया, ये जो सभी एक्टिविटीज जो व्यवसाय में होती है, जिनसे हमारी संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन आता है, उसे व्यवसायिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। सपोज कीजिए हमने आज सेल्स की है, सेल्स कर परचेज की है, हमने किसी को रेंट पेड किया है, सैलरी दी है, तो ये हमारी सभी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। मान लो अगर बिजनेस के ओनर ने अपने फ्रेंड को कोई गिफ्ट दिया है, तो वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी, क्योंकि यह एक सामाजिक व्यवहार है। इसको हम अपने अकाउंटिंग के अंदर नोट नहीं करेंगे। अब हमारा थर्ड पॉइंट है इवेंट्स, घटना। जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद जो परिणाम निकलता है वह हमारा इवेंट्स कहलाती है। जैसे हम मालिक ने 5 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कैपिटल है 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का उसने परचेज की है, 3,80,000 रुपए का उसने माल जो खरीदा था उसका 75% सेल्स किया है, अर्थात 3 लाख रुपए का माल उसने 3,80,000 रुपए में सेल्स किया है। तो ये 80,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। 20,000 रुपए का उसने रेंट दिया है। अब क्या है, उसने कैपिटल लगाई, परचेज की, ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इसके बाद जो परचेज की, स्टॉक बढ़ गया, हमारा स्टॉक हो गया, 3,80,000 रुपए की हमने सेल्स की, उसमें हमें 80,000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपए का हमने रेंट पेड किया, तो हमारा प्रॉफिट कितना रह गया, 60,000। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद जो भी परिणाम निकलते हैं वो हमारे इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है अकाउंट्स। अकाउंट्स मीन्स खाता। जो भी हम व्यवसायिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, उन्हें प्रत्येक ट्रांजैक्शन को एक ऐसे स्थान पर लिखा जाता है जहां पर उसका जोड़ लगाते हैं, उसमें से घटाते हैं। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर लिखा जाता है। ऐसे स्थान को खाता कहा जाता है।
जैसे हमने सेल्स की 50,000 रुपये की सेल्स की कैश में, 10,000 रुपये की हमने क्रेडिट में की, हम किसी कस्टमर ने हमें माल वापस दे दिया, तो ये सभी जो सेल्स की ट्रांजैक्शन है वो सेल्स अकाउंट में लिखेंगे। अगर हमने कोई परचेज की है तो उसके परचेज की हम परचेज के अकाउंट में लिखेंगे। प्रत्येक जो हमारी आइटम होती है उसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। जैसे हमने रामलाल से माल खरीदा तो रामलाल का अकाउंट अलग बनाते हैं, हमने श्यामलाल से माल खरीदा तो हम श्यामलाल का अकाउंट बनाते हैं। इसी प्रकार हमने मोहनलाल को माल बेचा है तो मोहनलाल का खाता हम अलग से बनाएंगे। सभी का अकाउंट अलग से बनाए जाते हैं। ये हमारा टी टाइप का होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूंजी। व्यवसाय के स्वामी के द्वारा व्यवसाय में जो धन लगाया जाता है उसे पूंजी कहा जाता है। यह माल के रूप में भी हो सकती है, संपत्ति के रूप में भी हो सकती है और कैश के रूप में भी हो सकती है। संपत्ति पूंजी निकालने के लिए सभी संपत्तियां माइनस में देनदारी या हमारी लायबिलिटीज, असेट्स माइनस में से लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। पता चल गया कैपिटल कैसे निकालते हैं। आज हम अपने असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में टॉपिक में भी बात करेंगे। इसके बाद है हमारा 6 पॉइंट ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? व्यवसाय के स्वामी के द्वारा अपने निजी यूज के लिए व्यवसाय में से कैश निकाला जाता है या कोई माल निकाला जाता है, तो जो वह अपने खुद के निजी प्रयोग के लिए निकालता है, जिसका बिजनेस में कोई यूज नहीं होता, उस राशि को ड्राइंग कहा जाता है, आहरण कहा जाता है। जैसे व्यवसाय के स्वामी ने अपने घर के फर्नीचर के लिए 20,000 रुपये बिजनेस से निकाले तो ये है उसका ड्राइंग कहलाएगा, न कि कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज का अर्थ है देनदारी। व्यवसाय के स्वामी की जो पूंजी होती है उसको छोड़कर बाह्य लोगों को जो हमें देनदारी होती है वो हमारी लायबिलिटीज कहलाती है। जैसे हमने माल खरीदा तो उस माल को खरीदने के बाद जो पैसे हमें देने हैं वो हमारी लायबिलिटीज है। किसी कर्मचारी का हमने सैलरी दी, वो बाकी रह जाती साल के अंदर, तो अब वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। मान लो हमने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाए थे और हमने 1,20,000 रुपये वहाँ से निकाल लिए, तो जो ये 20,000 बैंक को ड्राफ्ट है ये हमारी लायबिलिटीज है। ये लायबिलिटीज 2 प्रकार की होती है, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज जो कि व्यवसाय के स्वामी को देनी होती है, जैसे कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो व्यवसाय के स्वामी को छोड़कर बाह्य लोगों को देनी होती है, वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाती हैं। अब इसके बाद जैसे एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर है क्रेडिटर्स, बैंक ऑफ ड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सभी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। जैसे कोई हमने लोन ले रखा है, कोई डिबेंचर ले रखे हैं, तो वो हमारी सभी लायबिलिटीज हैं। अब इसके बाद लायबिलिटीज 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है जो लंबे समय के बाद जिनकी पेमेंट करनी होती है, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जैसे कोई हमने 5 साल, 3 साल, 7 साल, 10 साल के लिए कोई लोन ले रखा है, वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। जैसे हमने डिबेंचर ले रखे हैं, उनका भुगतान एक निश्चित सी समय पे करना होता है, जैसे 3 साल के, 5 साल के, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। इसके बाद है करंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटीज, ऐसी देनदारी जिसका भुगतान 1 वर्ष के दौरान करना होता है। जैसे हमने किसी से माल परचेज कर लिया, उसका हमें भुगतान 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के दौरान करना होता है। इसका अर्थ यह है कि 1 वर्ष के अंदर जो देनदारी होती है वो हमारी करंट लायबिलिटीज आती है। जैसे बैंक ऑफ ड्राफ्ट है, कोई बिल्स पेएबल है, कोई क्रेडिटर्स है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सभी हमारी करंट लायबिलिटीज के श्रेणी में आते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है और लायबिलिटीज है क्या। ठीक है। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा असेट्स है। असेट्स क्या होती हैं?
वह वस्तु जिस पर व्यवसाय के स्वामी का स्वामित्व होता है। व्यवसाय में जैसे कोई भी चीज़ है जिस पर व्यवसाय के स्वामी का स्वामित्व ऑनरशिप होती है, वो संपत्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसी संपत्ति, ऐसी वस्तु जिसे हम भविष्य में रुपए में परिवर्तित कर सकते हैं, वो हमारी संपत्ति कहलाती है। जैसे कोई क्लोजिंग स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सभी हमारी असेट्स के अंदर आती है। अब देखो, असेट्स भी दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ असेट्स। एक होती है हमारी फिक्स असेट्स और सेकंड है हमारी करंट असेट्स। फिक्स असेट्स क्या होती है? ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय में लंबे समय तक माल उत्पादन करने के लिए या सेवाएं प्रदान करने के लिए होती है। जैसे मशीनरी है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, ये हमारी फर्नीचर है। ये फर्नीचर ऐसा तो है नहीं कि 1 साल काम आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग 1 साल, ये हमारी लंबे समय तक चलती है। तो ये जो लंबे समय तक चलती है वो हमारी फिक्स असेट्स कहलाती है। इसके अंदर दो टाइप की होती है फिक्स असेट्स में। कौन कौन सी? एक होती है टेंजिबल और सेकंड है इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स ऐसी संपत्ति जिसे हमें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जैसे फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, कंप्यूटर है, ये सभी चीजें हमारी टेंजिबल असेट्स की श्रेणी में आती हैं। सेकंड है इनटेंजिबल असेट्स, ऐसी असेट्स जिन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो हमारी असेट्स हैं। इसकी वो कौन सी असेट्स है? वो असेट्स है हमारी गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स। गुडविल क्या होती है? गुडविल से ऐसी जो व्यवसाय के स्वामी के द्वारा ग्राहकों से अच्छा लेन देन करने के फलस्वरूप जो रेपुटेशन बनती है उसे गुडविल कहा जाता है। तो ये हमारी एक प्रकार की संपत्ति होती है, क्योंकि ये व्यवसाय के स्वामी के द्वारा व्यवसाय के अच्छे व्यवहार से कमाई जाती है। सपोज कीजिए, अगर जब कोई हम किसी कस्टमर को अच्छा सामान बेचते हैं तो वो हमारी दुकान पर बार बार आएगा, हमारे शॉप पे बार बार आएगा। तो इससे क्या है, वो हमारी गुडविल है। अगर हम उसको धोखाधड़ी करते हैं उसके साथ या उसको गलत सामान देते हैं तो वो कस्टमर हमारे दुकान पे दोबारा नहीं आएगा। तो ये गुडविल का आपको पता चल गया। जो व्यवहार व्यवसाय के स्वामी के द्वारा कस्टमर के साथ किया जाता है, जो अच्छा व्यवहार होता है, जो रेपुटेशन कमाई जाती है, वह हमारी गुडविल की श्रेणी में आती है। इसकी एक बाजार मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट करंट असेट्स। करंट असेट्स ऐसी संपत्ति जिसे हम 1 साल के दौरान, 1 वर्ष के दौरान रुपए में परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज इनटू द रुपीज। फॉर एग्जांपल डेटर्स है, स्टॉक्स है। डेटर है जिसको हमने माल बेचा, इसके बारे में हम आगे टॉपिक पे चर्चा करेंगे भी डेटर क्या होता है। तो हमने उसको माल बेचा, उसने हमें 2 महीने के बाद पैसे दिए। तो अब वो जो डेटर है 2 महीने के बाद पैसे देगा, तो तब तक हमारी पुस्तकों में उसका नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम से पैसे लेने हैं। 2 महीने के बाद वो हमें कैश में हमें पैसे दे देगा, तो ये हमारा कैश में चेंज हो गया है। इसके बाद करंट असेट्स के अंदर हमारा कैश है, बैंक बैलेंस है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये सभी हमारी करंट असेट्स कहलाती है, जो 1 साल के दौरान रुपए में परिवर्तित हो जाती है। एक है हमारी 50 डेज असेट्स, ऐसी संपत्ति जिसका हम भविष्य में रुपए में परिवर्तित नहीं कर सकते। एक काल्पनिक संपत्ति होती है जिसका लाभ हमें भविष्य में प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम उसे रुपए में परिवर्तित नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट की है 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट हम हर साल उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं। तो पहले साल मान लो हमने 5 साल चार्ज करेंगे, तो पहले साल 1 लाख रुपए, दूसरे साल 2 लाख, 1 लाख रुपए फिर यूज करेंगे। ऐसे करते करते 5 सालों में उस एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर को हम कवर करेंगे। तो जो पहले साल हमने 1 लाख रुपए कवर कर लिया है, अब जो बाकी 4 लाख रुपए बचते हैं वो हमारे 50 डेज असेट्स कहलाती हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट रिवेन्यू। रिवेन्यू मीन्स
आगम। व्यवसाय में जो प्राप्ति होती है वो किसी भी साधन से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कोई सेल्स है, कोई हमें कमीशन प्राप्त होता है। जो भी व्यवसाय में प्राप्ति होती है वो हमारी रिवेन्यू की श्रेणी में आती है। जैसे कोई कमीशन रिसीव किया हमने, कोई बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया, ये सभी जो प्राप्तियां है किसी भी सोर्सेज से, वो हमारी रिवेन्यू कहलाती है। इसके बाद एक 10th पॉइंट हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो केवल व्यावसायिक क्रियाओं से ही हमें रिवेन्यू आय प्राप्त होती है। जैसे हमने सेल्स की या हमने सेवाएं प्रदान की, वो हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाती है, व्यावसायिक क्रियाओं से होती है। इसके अंदर हमारे मान लो हमने कोई इंटरेस्ट, हमने कोई एफडी ले रखी थी, उससे हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है, तो वो हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर नहीं आती है, वो हमारी रिवेन्यू में आती है। अभी आपको पता चल गया होगा कि रिवेन्यू और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से सुनिए। रिवेन्यू में सभी आय प्राप्त होती है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में केवल व्यावसायिक क्रियाओं से जो आय प्राप्त होती है वो कहलाती है। इन दोनों का आपको डिफरेंस पता चल गया है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्सपेंडिचर। 11th पॉइंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं कि एक्सपेंडिचर जो ऐसा खर्च जो वस्तु या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। 11th पॉइंट है एक्सपेंडिचर। वस्तुओं को खरीदने के लिए या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जो एक्सपेंसेस हमने किया होता है वो हमारा एक्सपेंडिचर रहता है। ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, संपत्तियों को खरीदने के लिए, कोई माल खरीदने के लिए, कोई सेवाएं खरीदने के लिए जो हम खर्च करते हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे हमने कोई संपत्ति खरीदी है जो हमें 5 साल 7 साल 10 साल कोई एसेट्स खरीदी है या किसी एसेट्स के अंदर हमने वृद्धि की है। मान लो हमारे पास एक प्लॉट है, उसकी हमने 4 दीवारी करवाई है, तो हमने जो फिक्स एसेट्स है हमारी, उसकी संपत्ति या कोई संपत्ति है उसमें हमने वृद्धि की है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसके बाद है रिवेन्यू। ऐसा खर्च जिसका लाभ हमें एक वर्ष के दौरान, एक लेखांकन अवधि के अंदर प्राप्त होता है। जैसे सैलरी है, वेजेज है, कोई रेंट है, ये सभी हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस। ये हमारा 12th पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? सभी जो हम वस्तु खरीदते हैं या सेवाएं खरीदते हैं और जो हम सेल्स करते हैं उसकी जो लागत होती है वो हमारा एक्सपेंसेस कहलाती है। जैसे हमने परचेज किया है, कोई सेल्स करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया है, तो ये हमारे एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। ये हमारे एक वर्ष के दौरान जो सभी खर्चे होते हैं, जो हम वर्ष के दौरान खर्चे करते हैं, एक लेखांकन अवधि के अंदर दौरान करते हैं, उसके अंदर ये सभी एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। इसके बाद है हमारा 13 पॉइंट इनकम। इनकम का आशय है जो भी हमें रिवेन्यू प्राप्त होता है, जो भी हमें आय प्राप्त होती है और जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, जो हमने रिवेन्यू प्राप्त किए, जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं। रिवेन्यू अगर हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा होते हैं वो हमारी इनकम कहलाती है। ठीक है। इस रिवेन्यू के अंदर आपको पता है कोई भी आइटम जो हमें बिजनेस में प्राप्त होती है, एक्सपेंडिचर के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, ये जो 1 साल के दौरान होता है। अब इसके बाद हमारा 14 पॉइंट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? जो हमें व्यावसायिक क्रियाएं के दौरान सभी रिवेन्यू प्राप्त होते हैं जो हमने 1 साल के दौरान खर्चे किए, अगर जो हमारी
आय खर्चों से अधिक है तो हमें लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए क्या है, रिवेन्यू जो हमारी इनकम है और सभी एक साल के दौरान जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट गेन। गेन्स व्यवसाय में ऐसी घटना, ऐसा लेन देन जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है वो हमारा गेन की श्रेणी में आता है। जैसे हमने एक प्लॉट या एक बिल्डिंग 10 लाख रुपए की खरीदी थी और वो हमने 6 महीने या 12 महीने या 2 साल के बाद 12 लाख रुपए की बेच दी है, तो वो हमें जो 2 लाख का प्रॉफिट होता है वो हमारा गेन कहलाता है। उसको हम कैपिटल गेन्स होता है, क्योंकि ये एक व्यवसाय की अवधि में प्राप्त नहीं होता। ये व्यवसाय की सभी जो लेन देन ऐसी घटना है जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है, ये 1 साल के दौरान प्राप्त, ये 2 साल में, 3 साल में कभी भी प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार के जो लाभ होता है कैपिटल गेन्स, इसको कैपिटल गेन्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लॉस। अब तक हमने 15 पॉइंट कर लिए हैं, अब क्या हमारा 16 पॉइंट है लॉस। देखो, जो हमने आय प्राप्त की है बिजनेस के अंदर और जो हमने खर्चे किए, अगर हमारे खर्चे हमारी आय से अधिक होते हैं तो वो हमारे लिए लॉस कहलाती है। क्या है इसमें, एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा होते हैं और रिवेन्यू हमारी कम होती है तो हमें लॉस होती है। एक दूसरे शब्दों में एक ये है कि मान लो हमारा माल रखा था वो जल गया तो ये भी बिजनेस के लिए लॉस होता है। मान लो कोई लॉस थेफ्ट से होता है, चोरी हो जाता कोई माल हमारा, तो वो भी लॉस है। तो ये सभी प्रकार की लॉसेज है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं परचेज। परचेज क्या होता है, ऐसा जो माल हम पुनः विक्रय के लिए खरीदते हैं वो हमारा परचेज की श्रेणी में आता है। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कच्चा माल खरीदती है और फिनिश गुड्स बनाकर बेचती है, तो जो कच्चा माल खरीदती है वो उसके लिए परचेज कहलाता है। एक व्यापारिक संस्था है, वो माल को पुनः बेचने के लिए खरीदती है तो वो हमारी परचेज कहलाती है व्यावसायिक संस्था के लिए। जैसे एक कपड़े का व्यापारी जो कपड़े का व्यापार करता है, वह कपड़ा खरीदने दोबारा बेचने के लिए कपड़ा खरीदता है तो वो उसके लिए गुड्स या माल कहलाता है, परचेज कहलाता है। मान लो उसी व्यापारी ने 10 कुर्सियाँ खरीदी है, 10 कुर्सी खरीदता है वह, तो वो उसके लिए परचेज नहीं होते, उसकी असेट्स होती है, वो उसके फर्नीचर अकाउंट्स के अंदर आएंगे। तो आपको पता चल गया कि परचेज क्या होता है। अब एक इसके अंदर पॉइंट होता है परचेज रिटर्न। जैसे हमने कोई माल खरीदा और वो माल में मान लो कोई कमी है तो हम उस माल को वापस बेच देते हैं, तो वह हमारी परचेज रिटर्न की श्रेणी में आती है। ये जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर जो ये सभी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे से रीड करना ताकि आपको अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम न आए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स। सेल्स का आपको पता होगा, फिर भी सेल्स क्या है, जो माल हम एक संस्था जो माल बेचती है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जिस माल या सेवाओं का हम हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को करते हैं उसके बदले में हमें जो राशि भुगतान प्राप्त होता है वो हमारा विक्रय या सेल्स कहलाती है। जैसे हमने एक कंप्यूटर किसी को बेचा, उसके बदले में हमें एक राशि प्राप्त होती तो ये हमारी सेल्स कहलाती है। सेल्स के अंदर एक पॉइंट होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, जैसे हम परचेज करते हैं और कोई सामान हमारा अच्छा नहीं होता या किसी कारणवश हम उसको
वापस करते हैं तो वो परचेज रिटर्न हाँ हमने किया है। ऐसे हमने जो माल बेचा है ग्राहकों को, वो ग्राहक हमें वो माल वापस दे देते हैं कि भाई इस माल में ये कमी है या ये माल इसमें कोई डिफेक्टेड पीस है। तो जो माल हमारे पास वापस आ जाता है बेचा हुआ, वो हमारी सेल्स रिटर्न की श्रेणी में आता है। इसके बाद हमारा 19 पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जो माल हम परचेज करते हैं वर्ष के दौरान वह माल बिकने से रह जाता है, वह हमारा स्टॉक की श्रेणी में आता है। सपोज कीजिए एक फर्नीचर का व्यापारी, उसने 1000 कुर्सियां खरीदी है, साल के दौरान उसने 800 चेयर्स बेच दिए, तो 200 चेयर्स जो बाकी रहती हैं वो उसका स्टॉक कहलाता है। यह स्टॉक साल के स्टार्टिंग में जब होता है तो यह ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, और जब यह साल के अंत में होता है तो यह हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया अब स्टॉक क्या होता है। जो माल हमारा साल के अंत में रह जाता है बिकने से, वह हमारा स्टॉक कहलाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज होती है, अभी हम इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा पॉइंट है 20 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर जो व्यवसाय के अंदर स्टॉक होता है, जो माल होता है, वो हमारा इसके अंतर्गत आता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? रॉ मैटेरियल, कच्चा माल। इसके बाद है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, और थर्ड है हमारा फिनिश गुड्स। देखो रॉ मटेरियल क्या होता है? जो साल के दौरान हमारा कच्चा माल बिकने से या बनने से रह जाता है वो हमारा रॉ मटेरियल कहलाता है। एक होता है, इसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है? जो माल हमारा उत्पादित हो रहा है, जो न कि कच्चा माल है न ही वो पूरा तैयार हो चुका है, फिनिश गुड्स है, तो वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। जो साल के दौरान हमारा बिकने से बनने से रह जाता है, बिकने से रह जाता है, वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। अब है थर्ड पॉइंट फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या है? जो माल हमने कच्चे माल से परिवर्तित करते हुए वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स कर लिया, यानी कि जो हमने तैयार माल कर लिया है और साल के दौरान जो हमारा नहीं बिक पाता है वो हमारा फिनिश गुड्स की श्रेणी में आता है। अब हम ये कहेंगे कि इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। इन्वेंट्री की और स्टॉक में डिफरेंस ये है कि इन्वेंट्री स्टॉक से ज़्यादा डीप में है। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड रिसीवेबल 21। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल जैसे हमने सेल्स करने के बाद जो हमारे कस्टमर होते हैं, जो हमारे डेटर्स होते हैं, उनसे हमें पैसा लेना होता है, तो वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाते हैं। इसके अंदर एक होता है डेटर्स जिससे हमें पैसा लेना होता है, एक होता है BR बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल्स क्या होता है? जैसे हमने 20,000 रुपये का माल सेल्स किया है, हमें 20,000 रुपये डेटर से लेने हैं, तो व्यापारी क्या करता है? एक पत्र लिखता है, विनिमय पत्र लिखता है, बस उसके ऊपर डेटर से जिसको हमने माल बेचा है उसके सिग्नेचर करवाता है, और फिर वह लिखा हुआ पत्र व्यापारी के पास वापस आ जाता है। यानी कि इसके अंदर जो कस्टमर होता है, देनदार होता है, उसकी स्वीकृति होती है, उसके सिग्नेचर होते हैं, वह हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? जो हमने माल खरीदा है जिसकी हमें
पेमेंट करनी है वो हमारे ट्रेड पेबल्स कहलाते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं। और हमने उनको अगर से कोई विनिमय पत्र सिग्नेचर करके दे देते हैं तो वो हमारा बिल्स पेबल कहलाता है। उसका हमें एक निश्चित अवधि के दौरान भुगतान करना होता है। एक टर्म है हम हमारी गुड्स। गुड्स क्या होती है? जो माल हम, गुड्स का अर्थ है माल, जो वस्तु या सामान हम पुनः बेचने के लिए खरीदते हैं वो हमारे लिए गुड्स कहलाती है, माल कहलाती है। जैसे कपड़े का व्यापारी कपड़े का व्यापार करता है और वह कपड़ा खरीदता है तो वह उसके लिए गुड्स कहलाएगा। इसके बाद है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट का अर्थ है छूट प्रदान करना। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे हमने 1 लाख रुपए का माल सेल्स किया और वह 1 लाख का माल 20% छूट पर डिस्काउंट पर दे दिया तो यह हमारी ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। दूसरे शब्दों में 1 लाख रुपए का माल हमने 80,000 रुपए का बेचा, 20% जो छूट दी है वह हमारी व्यापारिक छूट या ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। कैश डिस्काउंट है, मान लो हमने 1 लाख रुपए का माल 80,000 रुपए में पेमेंट दे दिया है, अब हमें 80,000 रुपए की पेमेंट प्राप्त करनी है। अगर जे हमें देनदार ये कहता है कि हम उसको ये कहते हैं कि आप हमें 78,000 अभी कैश में दे दो, तो ये जो 2,000 रुपए है ये उसके लिए कैश डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, ये हमारे लिए ये खर्चा है लेकिन जो प्राप्त करता है उसके लिए ये एक डिस्काउंट है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी। जीएसटी के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले हमारे देश में अलग अलग जैसे वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये सभी प्रकार के अलग अलग टैक्स होते थे। गवर्नमेंट ने उन सभी टैक्सों को मिलाकर मर्ज कर दिया है और उसका एक नया नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से ये टैक्स लगा दिया है। अब हमारे भारत में एक टैक्स लगता है जिसका नाम है जीएसटी। ये रेट और जिसकी जो रेट होती है वो हर जगह अपने अकॉर्डिंग होती है। इसके बाद है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स ऐसे देनदार जो हमें भुगतान नहीं कर पाते, जिनमें हमारा पैसा डूब जाता है। जैसे हमने 10,000 रुपए की सेल्स की या 50,000 रुपए की सेल्स की, हमें 50,000 रुपए लेने हैं लेकिन उनमें से मान लो 45,000 रुपए ही हमें प्राप्त होते हैं, तो जो ये 5,000 रुपए की राशि है ये हमारे बैड डेब्ट्स कहलाती है। इसके बाद एक पॉइंट है हमारा इंसॉल्वेंट, दिवालिया। इंसॉल्वेंट का अर्थ है दिवालिया। ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यवसायिक संस्था जिसके पास देने के लिए पैसा नहीं होता वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। जो जिसकी देनदारी व्यापार में अधिक है और लेनदारी कम है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जिसे बाजार का पैसा देना है लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता, उसके वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। इसके बाद है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? जो हम वर्ष के दौरान बिक्री करते हैं वो हमारी टर्नओवर कहलाती है। वर्ष के दौरान एक साल में जो सेल्स हम करते हैं वो हमारी टर्नओवर कहलाती है। इसके बाद है हमारी इन्वेस्टमेंट, लास्ट पॉइंट है। ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अर्थ है कि जो भी हम पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं लाभ प्राप्ति के लिए, उससे हमें एक राशि, निश्चित राशि लाभ की प्राप्त होती है, ब्याज के रूप में हो सकती है वो, तो ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मैंने अपनी ये वीडियो पूरी कंप्लीट कर दी है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल रहे, अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।